आज हम कक्षा 11वीं का पहला अध्याय सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन के मूल अवधारणाएं। रसायन विज्ञान उनके अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। यह न केवल तत्वों का विज्ञान अपितु उनसे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। जैसे कि आपने इस परिभाषा में देखा कि तत्वों का असंख्य निर्माण, यानी आप इस पाठ में तत्वों से संबंधित तत्व का निर्माण कैसे हुआ, तत्व कैसे यौगिक में बदले या उनका किस तरीके से अन्य रूप से आपको प्राप्त होता है, तो इसमें हम तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे तत्व भिन्न भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करके अणु, परमाणु या यौगिक का निर्माण करते हैं। विज्ञान में रसायन की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो प्रायः विज्ञान के रूप से जुड़ी हुई है, जैसे औषधि में, कृषि में या औद्योगिकरण में। आइए आज हम यहाँ पर रसायन के मूल अवधारणाओं को समझते हैं, जो कि द्रव की प्रकृति से आरंभ होती है। द्रव्य की प्रकृति, नेचर ऑफ द मैटर। द्रव शब्द का अर्थ है जिसका द्रव्यमान होता है, स्थान घेरती है, वह द्रव कहलाता है। पदार्थ ही द्रव है, यानी मैटर, जो कि कणों से मिलके बनते हैं, जिनका या तो एक निश्चित आकार होता है, आयतन होता है या घनत्व होता है। किसी वस्तु में पाए जाने वाले पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। तो आइए अब हम द्रव की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, जिसे हम कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड मीन्स ठोस, लिक्विड मीन्स द्रव और गैस मीन्स जो आपको गैसीय रूप में उपस्थित हो। तो सबसे पहले हम ठोस के बारे में देखेंगे। ठोस मीन्स सॉलिड। ठोस का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। आइए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। क्योंकि ठोस में जो कण हैं वो एक दूसरे के बहुत पास क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं, ये बहुत गतिशील नहीं होते, क्योंकि इसमें सभी कण एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली अटैच्ड, दे आर बाउंडेड वेरी टाइटली, तो दे कैन नॉट मूव। जब वो मूव नहीं कर सकते, वो हिल नहीं सकते, तो उनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। जैसे कि हम टेबल ले लें, कुर्सी ले लें, ये सभी ठोस के उदाहरण हैं। आइए अब दूसरा पदार्थ देखते हैं, द्रव। द्रव जिसका आयतन तो निश्चित होता है, परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता। इस चीज़ को हम समझते हैं उदाहरण से। मान लीजिए आपने पानी को एक बीकर में डाला। यदि हम उस पानी को बीकर में डाल रहे हैं तो वो बीकर के आकार का हो जाता है। यदि हम उसको कोनिकल फ्लास्क में डाल रहे हैं तो कोनिकल फ्लास्क के आकार का हो जाता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि इसका आकार समान नहीं है, परंतु आयतन समान है। ऐसा इसलिए द्रवों के कण पास पास होते हैं, फिर भी ये गति कर सकते हैं। आकार निश्चित नहीं होता, वह उसी पात्र का आकार ले लेता है जिसमें उसे रखा जाए। तीसरा पदार्थ, गैस। गैस का ना तो आयतन और ना ही आकार, ये दोनों निश्चित नहीं होता है। इसे हम उदाहरण से समझेंगे। क्या हम गैस को देख सकते हैं? नहीं। गैस जो कि कई दूर तक विस्तृत होती है, उसमें जो कण होते हैं वो काफ़ी दूर दूर तक फैलते हैं, इसलिए इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। आइए इसको हम इस उदाहरण से समझते हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो अणु है गैसीय अवस्था में, ये अणु काफ़ी दूर दूर है, जो कि आसानी से गति कर सकते हैं
और इसी वजह से इनका कोई आकार नहीं होता और ना ही आयतन होता है। तो हमने अभी पदार्थ की अवस्था यानी स्टेट्स ऑफ मैटर देखा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। किस तरीके से सॉलिड का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, लिक्विड में केवल आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता, और गैस में ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार। यदि हम ठोस, द्रव और गैस इन अवस्थाओं को देखते हैं तो ये अवस्थाएं आपस में एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। यदि हम इनको अलग अलग ताप पे, जैसे ठोस को द्रव में परिवर्तित करना, द्रव को गैस में परिवर्तित करना, वापस जब गैस को हम पुनः ठंडा करते हैं तो ठंडा होने के बाद वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और द्रव वापस जब हम ठंडा करते हैं तो वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से आपने पदार्थ की अवस्थाएं यानी द्रव्य की अवस्थाएं आपने देखी कि ठोस, लिक्विड और गैस कैसे एक दूसरे में परिवर्तनशील है। तो आइए अब हम देखते हैं द्रव का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। फर्स्ट इज मिक्सचर एंड सेकेंड इज द प्योर सब्सटेंस। मीन्स द्रव को दो भाग में विभाजित किया गया है, पहला मिश्रण और दूसरा शुद्ध पदार्थ। यदि हम मिश्रण को देखते हैं तो मिश्रण को पुनः विभाजित किया गया है सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। और यदि हम शुद्ध पदार्थ को देखते हैं तो शुद्ध पदार्थ से हमें दो भागों में परिवर्तित किया गया है, एक तत्व और दूसरा यौगिक। तो आइए देखते हैं मिश्रण को। दो या दो से अधिक पदार्थों के कण किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। उदाहरण हवा, चाय आदि। मिश्रण के दो भाग जिसमें एक सममांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण में जो घटक है वो एक दूसरे से पूर्णतः मिश्रित होते हैं, यानी संपूर्ण मिश्रण एक समान होता है। जैसे कि यदि हम उदाहरण लेते हैं कि यदि आप जल में चीनी को विलय करते हैं तो आपको जल और चीनी पूरे एक बराबर एक समान मिश्रण जैसा विलयन आपको प्राप्त होता है। दूसरा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण का संगठन पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होता है, जैसे दूध, पेंट आदि। अगला देखते हैं हम वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ जब किसी पदार्थ के सभी संगठन कण रासायनिक रूप से समान होते हैं, जैसे उदाहरण हीरा, सल्फर, कार्बन, पानी। ये प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ के उदाहरण हैं। शुद्ध पदार्थ दो भाग में विभाजित किया गया है, पहला तत्व यानी एलिमेंट और दूसरा यौगिक यानी कंपाउंड। तो आइए देखते हैं हम तत्व के बारे में। तत्व, ये हम सभी जानते हैं कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थों को हम तत्व कहते हैं, जैसे कार्बन, सोडियम, नाइट्रोजन आदि। ये सभी तत्व के उदाहरण हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु आपस में क्रिया करते हैं तो वो H2O का निर्माण करते हैं। यदि ऑक्सीजन का एक परमाणु ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु के साथ क्रिया करता है तो आपको ऑक्सीजन का अणु प्राप्त होता है। ये आपने तत्व के बारे में देखा। अब आइए हम देखते हैं यौगिकों के बारे में। जब भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है, जैसे उदाहरण जल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम जल और कार्बन डाइऑक्साइड से समझ सकते हैं। जैसे जल के यौगिक में जब हम दो हाइड्रोजन के परमाणु की क्रिया ऑक्सीजन पर प्राप्त होता है, उसी तरीके से जब कार्बन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु के साथ क्रिया करता है तब आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है।
जब भिन्न भिन्न तत्व आपस में संयोजित होते हैं तो यौगिक बनता है। तो आपने यौगिक के कुछ उदाहरण देखे। हमने अभी तक तत्व और यौगिक इनके बारे में पढ़ा। तो तत्वों के बारे में कि तत्व किस तरीके से मिलके यौगिकों का निर्माण करते हैं, यह हमें इस नियम द्वारा बताया गया है। इस नियम को कहते हैं हम लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम। तो आइए अब हम लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तत्वों के संयोग से यौगिकों का बनना, ये इन 5 नियमों के अंतर्गत किस तरीके से तत्व यौगिक में बदलते हैं, हम इन नियम के अंतर्गत पढ़ेंगे। इस नियम के अंतर्गत पहला नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। चौथा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, पारस्परिक अनुपात का नियम। पांचवा गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गे-लुसेक के गैसीय आयतनों का नियम। लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ वाज गिवन बाय लेवोइशियर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार द्रव को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सो वी कैन से मास कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर destroyed in any changes, फिजिकल और केमिकल। पहले नियम को उदाहरण लेते हुए यदि हम समझाते हैं, मान लीजिए मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्रिया करने पर वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी पानी प्राप्त होता है। यदि हमने मीथेन का द्रव्यमान 16 ग्राम लिया है और ऑक्सीजन जिसके कि 2 अणु हैं उसका 32 ग्राम लिया है, तो हमें इससे जो उत्पाद प्राप्त होता है वो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और पानी 18 ग्राम। यदि हम मीथेन और ऑक्सीजन का कुल योग देखें तो ये 80 ग्राम है। तो अभिक्रिया के पहले जो इसका योग है 80 ग्राम, वही हमें अभिक्रिया के बाद प्राप्त होना चाहिए। यानी हमें जो उत्पाद प्राप्त हुए हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनका भार भी, इनका द्रव्यमान भी 80 ग्राम ही होना चाहिए। तो इस नियम के अनुसार भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा नियम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। उनके अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। और we can say in a compound the element always present in a definite proportion by weight। उदाहरण मान लीजिए पानी, चाहे आप उसे नल से प्राप्त करें, तालाब से प्राप्त करें, नदियों से प्राप्त करें, उसका सूत्र H2O ही है। आप उसको किसी भी तरीके से प्राप्त करें, किसी भी सोर्स से प्राप्त करें, हमेशा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, जो भार है, वो हमेशा समान रहेगा। जैसे आप इसमें हाइड्रोजन 2 ग्राम और ऑक्सीजन 16 ग्राम आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करके H2O का निर्माण करता है। इस नियम के अनुसार हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्रोत पर निर्भर न करते हुए किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान समान अनुपात में पाए जाते हैं। तीसरा नियम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन डेल्टन द्वारा किया गया है 1803 में। इस नियम के अनुसार यदि 2 तत्व संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व संयुक्त होने वाले द्रव्यमान
छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। उदाहरण, जब कार्बन तत्व ऑक्सीजन तत्व के साथ क्रिया करता है तो वो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह के यौगिक प्राप्त होते हैं। इस उदाहरण में जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर दो यौगिकों का निर्माण, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, इस उदाहरण में ऑक्सीजन के द्रव्यमान 16 ग्राम और 32 ग्राम, जो कार्बन के निश्चित द्रव्यमान 12 के साथ संयुक्त होकर एक सरल अनुपात 16:32 में प्राप्त होता है। चौथा नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या पारस्परिक अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन रिचर द्वारा किया गया। इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न तत्वों के भार किसी दूसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करता है। परस्पर संयोग की अवस्था में या तो वही होता है या उनके सरल गुणांक होते हैं। उदाहरण, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्व संयोग करके मीथेन यानी CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनाते हैं, तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान कार्बन के निश्चित द्रव्यमान 12 ग्राम के साथ संयोग करके हमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं, जिसका सरल अनुपात है मीथेन में 12:4, कार्बन डाइऑक्साइड में 12:32 और यदि हम पानी का देखते हैं तो 2:16। पांचवा नियम, गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम या गे-लुसेक के गैसीय आयतनों का नियम। इस नियम का प्रतिपादन गे-लुसेक द्वारा सन 1808 में किया गया। उनके अनुसार जब रासायनिक अभिक्रिया में गैस संयुक्त होती है या बनती है तो उनके आयतन एक सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते सभी गैस समान ताप और दाब पर हो। उदाहरण, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके पानी देते हैं, इस अभिक्रिया में दो हाइड्रोजन, जिसका आयतन 2 आयतन है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन जिसका हमने 1 आयतन लिया है, जब हाइड्रोजन के 2 आयतन यानी वॉल्यूम ऑक्सीजन के 1 आयतन के साथ क्रिया करता है तो हमें पानी यानी वाटर के 2 आयतन प्राप्त होते हैं, जिसका सरल अनुपात 2:1, 1:2 प्राप्त होता है। गे-लुसेक के आयतन संबंधों के पूर्णांक अनुपातों की खोज वास्तव में आयतन के संदर्भ में स्थिर अनुपात का नियम है। इन पांचों नियम के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एंड गे-लुसेक लॉ, ये नियम जो आपके प्रथम 4 नियम हैं वो भार यानी द्रव्यमान पर आधारित है, और जो आपका गे-लुसेक का नियम है वो आयतन पर आधारित है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से तत्व आपस में क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। यदि तत्व आपस में क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं तो तत्व के अनुसार तत्व एक अविभाज्य है। हालांकि द्रव के छोटे छोटे कण, जिसे हम एटम कहते हैं, वो अविभाज्य है। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सन 1808 में रसायन दर्शन शास्त्र की एक नई पद्धति, अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित तथ्य प्रस्तावित किए। पहला, द्रव्य अविभाज्य परमाणु से बना है। दूसरा,
एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में सहयोग से यौगिक बनते हैं। तीसरा, रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो उन्हें बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। चौथा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। पांचवा, परमाणु अविनाशी इंडेस्ट्रक्टिबल होता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये सिद्ध करता है कि आपने जितने भी नियम पढ़े, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या स्थिर अनुपात का नियम, इसमें जो आपके तत्व है जब वो अणु या यौगिक में परिवर्तित होते हैं तो वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर रहते हैं। आइए अब हम देखते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट, यह सिद्धांत इस तथ्य की व्याख्या नहीं करता है कि परमाणु आपस में क्रिया करके अणु क्यों बनाते हैं। दूसरा, यह समस्थानिकों मीन्स आइसोटोप्स की उपस्थिति तथा गेलुसेक के नियम की व्याख्या नहीं करता। तीसरा, यह परमाणुओं तथा अणुओं की ठोस, द्रव्य एवं गैस के भौतिक अवस्थाओं के बलों की प्रकृति के विषय में कोई प्रकाश नहीं डालता है। चौथा, डाल्टन के अनुसार तत्वों के निर्माण की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु है, जबकि यौगिक की सूक्ष्मतम इकाई संयुक्त परमाणु यानी कंपाउंड एटम है। पांचवा, वास्तव में जिस संयुक्त परमाणु की अवधारणा डाल्टन ने प्रस्तुत की वह अणु था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की कमियों को दूर करने के लिए हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में प्रकाश डालते हैं, जिसमें हमें बताया गया है कि किस तरीके से एटम छोटे छोटे कणों से मिलके बने हैं और उन कण का नाम क्या है। समस्थानिकों यानी आइसोटोप, समभारिक यानी आइसोभार, इनको क्या स्थान मिला गया है, क्या इनको प्रदर्शित किया गया है। तो आइए देखते हैं करंट पोजीशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की वर्तमान स्थिति। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अन्य उप परमाण्विक कणों की खोज से यह सिद्ध हो चुका है कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। एटम के अंदर छोटे छोटे कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये उपस्थित होते हैं। यदि हम एटम की परिभाषा देखते हैं तो एटम जो है सबसे छोटे कणों से मिलके बना है और वो कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों ही नाभिक में उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, जिसे हम कक्षा कहते हैं। दूसरा, एक ही तत्व के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जिसे हम समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। तीसरा, परमाणु आपस में विभिन्नात्मक अनुपात में भी क्रिया कर सकते हैं। चौथा, समभारिक आइसोबार्स, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान समान हो सकते हैं। परमाणु और अणुओं से परिचित होने के पश्चात अब हम परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, मतलब एटॉमिक मासेस एंड मॉलिक्यूलर मासेस। तो सबसे पहले हम परमाणु द्रव्यमान के बारे में देखते हैं। परमाणु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग ही परमाणु द्रव्यमान कहलाता है।
परंतु परमाणु द्रव्यमान की वर्तमान पद्धति कार्बन 12 पर आधारित है। सन 1961 में ये सिद्ध किया गया है कि कार्बन एक समस्थानिक है, जिसे कार्बन से निरूपित किया जा सकता है परमाणु द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम AMU द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक को कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है और एक AMU बराबर 1.66056 × 10⁻⁻24 ग्राम हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, जो कि 1.6736 × 10⁻⁻24 ग्राम है। अतः AMU के पदों में हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.6736 × 10⁻⁻24 ग्राम बटे 1.66056 10⁻⁻24 ग्राम, जिससे हमें 1.0078 U मीन्स 1.0080 U, जो कि हाइड्रोजन का जो मास है, भार है, द्रव्यमान है, वो आपको प्राप्त हुआ। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.0080 U, हाइड्रोजन की इकाई AMU, जिसे हम U के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। तो अभी आपने परमाणु द्रव्यमान किस तरीके से निकालेंगे वो देखा। अब उसी तरीके से हम आणविक द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। आणविक द्रव्यमान, जिसे हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। इसे प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उपस्थित परमाणुओं की संख्या के गुणनफलों के योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण मीथेन, जिसका सूत्र CH4 है। इस यौगिक में एक कार्बन तत्व हाइड्रोजन के 4 तत्वों से मिलके CH4 का निर्माण करते हैं। यदि हम इसका मॉलिक्यूलर मास देखते हैं तो कार्बन का द्रव्यमान 12.011 U होता है, हाइड्रोजन का 1.008 U होता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 है, जो इसके गुणनफल होकर हमें 16.043 U प्राप्त होता है, जो कि मीथेन का मॉलिक्यूलर भार यानी मॉलिक्यूलर मास है। उसी प्रकार यदि हम पानी यानी वाटर को देखते हैं तो इसमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1.008 U है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 U है। मगर इसमें हाइड्रोजन के 2 तत्व आपस में जुड़े हुए हैं, जिसके गुणनफल से इन तीनों के योग से हमें 18.02 U मॉलिक्यूलर मास प्राप्त होता है। तो आज हमने तत्व, यौगिक, इनसे संबंधित इनका द्रव्यमान ज्ञात करना, कुछ नियमों के अंतर्गत कैसे तत्व यौगिक में परिवर्तित होते हैं, वो कैसे भार पर निर्भर है या आयतन पर निर्भर है, इसके बारे में पढ़ा। इसी से संबंधित आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ, इन प्रश्नों को हल कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।